अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतुओं से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार हुआ है। पहेली बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। दोनों अत्यधिक उत्तेजित थी और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्तु की सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गई कि दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती के होते हैं, कुछ संश्लेषित यानी कृत्रिम होते हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थी। दुकान में बहुत सी रेशम की साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कपड़े की दुकान पर भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी भी प्रकार के वस्त्र से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप इन वस्त्रों में कुछ भी पहचान सकते हो? वस्त्रों में विविधता। अपने आसपास की किसी दर्जी का दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इन्हें ध्यान से देखिए। क्रियाकलाप 2। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल किया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि तागा न दिखाई दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। तो वस्त्र कैसे बना है? तो बहुत सारे तागों को व्यवस्थित करके वस्त्र का निर्माण हुआ है। सुई में तागे पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया कि कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बननी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? तो बहुत पतली पतली लड़ियाँ होती है और उन लड़ियों से मिलकर जो धागा बनता है उसे अपन तंतु कहते हैं। सुई में तागे को पिरोने और डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया कि कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन होता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो अपन जैसे ये सुई है, अब इस सुई के यहाँ अपन ये धागा डाल रहे, तो ये धागा डालने में परेशानी होती है। तो ये छोटे 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 ऐसे बारीक बारीक धागे के टुकड़े होते हैं और ये जो पतले पतले टुकड़े होते हैं ना, उन टुकड़ों ये पतले पतले टुकड़े और दूसरे टुकड़ों से मिलकर बनते हैं, उन्हें अपन तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तंतु कहाँ से आते हैं? तो धागे का निर्माण कैसे होता है? तंतुओं से। तो तंतुओं से मिलकर धागा बनता है और धागे से वस्त्र का निर्माण होता है।
कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा उन्हें प्राकृतिक तंतु अथवा जंतुओं से भी प्राप्त किया जाता है। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब जो प्रकृति या पेड़ पौधों से प्राप्त जो धागे होते हैं ना, तंतु से मिलकर जो धागा बनता है उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। जैसे रुई, जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ऊन को अपन खरगोश और ऊँट के बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं। रेशमी तंतु रेशम के कीट कोकून से खींचा जा सकता है। तो रेशमी तंतु कैसे बनते हैं? रेशम के कीट के कोकून से खींचकर बनाते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता है। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से अपन निर्माण नहीं कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से निर्माण कर रहे हैं। तो कृत्रिम कौन कौन से? तो कृत्रिम धागे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण। संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए और इसे तागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश दर्शाए गए अनुसार अपने नाखूनों से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर ये देखते हैं कि तागा पतली पतली लड़ियों में विखंडित किया गया है? ये देखो, ये तागा बहुत सारी पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना है। बुजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्होंने योद्धा पहनते हैं। वह जानना चाहती है कि क्या ये सभी प्रकार के तंतुओं से बने हुए हैं। कुछ पादप तंतु जैसे रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के तेल की बत्तियां बनाई? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने परीक्षण किया होगा कि ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास एवं तंतुओं से बनी है। तो कपास के तंतुओं से बनती है छोटी छोटी लड़ियाँ। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पर मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। उष्ण मतलब गर्म होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फूल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। बिनोले मतलब कपास के बीज। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत के कपास के परिफुल्लों रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया। तो मतलब ये जो कपास के फूल खिलते हैं तो उस टाइम पे सब ये रुई सफ़ेद कलर की होती है, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे बर्फ से पहाड़ ढका हुआ है। ये देखो, ये कपास का खेत नज़र आ रहा है। ये कपास में रुई की, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ से ढका हुआ है कपास के खेत। अब अपन बात करते हैं ये। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, ये औरत कपास को ये कंकतन की मदद से इस कपास को ओट रही है। मतलब कपास को ओटना मतलब कपास के फूल से और ये कपास रुई निकाल रही है। ये कपास के बीज से रुई निकाल रही है ये औरत। जूट पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है।
रुई को अपन उसके बीज से प्राप्त करते हैं। और पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल की पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथ के द्वारा पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा किया जाता है। यह पटसन का पादप, तो पटसन इसके तने से प्राप्त होता है। यह रुई से धागा बना रहे हैं। सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप देखो, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच रुई की चुटकी भरिए। धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप धागा बना सकते हैं? रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो अपन रेशम से धागा बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कताई। इस प्रक्रिया में ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन तकली कहते हैं। तकली की मदद से अपन रुई का निर्माण करते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने हुए वस्त्र खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे अपन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब बना? 1956 में। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें दो प्रमुख है। बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई या वीविंग कहलाती है। तो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, जिसे अपन वीविंग भी कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 5। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र में दिखाए गए अनुसार रेखा खींचिए और दूसरी शीट पर दिखाए गए अनुसार खींचिए। दोनों शीटों की खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियाँ एक दूसरे शीट के कटाओं से चित्र 3.12 में दिखाए गए अनुसार बुनिए। चित्र में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। ये देखिए, ये चित्र कैसे बना रहे हैं। ये इस प्रकार से चित्र, ये चित्र निर्माण की प्रक्रिया है। कागज की पट्टियों से बुनाई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। इस ढंग में तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित है अथवा विद्युत प्रचलित। हस्त प्रचलित मतलब हाथ के द्वारा, और विद्युत प्रचलित मतलब विद्युत के द्वारा बनाए जाते हैं। ये महिला हथकरघा, ये देखो, ये महिलाएं हथकरघा के माध्यम से देखो तागे बना रही है। ये इस प्रकार।
एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ये ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधेड़ देता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई के द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार का बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? वस्त्र का इतिहास। वस्त्र की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल की बड़ी बड़ी पत्तियां तो जंतुओं के चर्म मतलब जंतुओं की चमड़ी और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों को घास को बुनकर चटाई और डलिया बनाना सीखा। लताओं एवं जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जा। तो फ्लेक्स क्या है? तो फ्लेक्स भी एक प्राकृतिक पादप है जिससे अपन प्राकृतिक तंतु प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सील कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आ गई थी। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में ही उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ये सबसे पहले कपास के गोलक, फिर अपन उनको ओढ़ते हैं, फिर रेशे प्राप्त होते हैं और रेशों की कताई करते हैं और इस प्रकार धागे होते हैं और फिर अपन वस्त्र का निर्माण करते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती को कपड़ों रे, रेशमी कपड़ों रे, ऊनी रे, पॉलिएस्टर रे। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो वस्त्र कैसे बनते हैं? तागों से बनते हैं। और तागे कैसे बनते हैं? तंतुओं से। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लेषित मतलब कृत्रिम उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो कताई किसे कहते हैं? तो तंतुओं से छोटे छोटे तंतु रहते हैं ना, और उनसे तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित मतलब कृत्रिम रूप से बनाया। प्राकृतिक रेशों को उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक रेशों में एक तो ऊन, कपास और रेशम, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए मतलब प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए। संश्लेषित रेशों के उदाहरण
रेयान, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट, नायलॉन। तो ये संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतुओं तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कपास, ऊन और रेशम आदि। संश्लेषित तंतु किसे बोलते हैं? कुछ तंतु जो रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। कपास ओटना किसे कहते हैं? तो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। तकली किसे कहते हैं? तो तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं।